हेलो फ्रेंड्स। आज क्लास 10th का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो लगभग 5 से 10 नंबर का आता है। आज पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा महामैराथन। समझ रहे बात? बिल्कुल A to Z, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। एक एक क्वेश्चन सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे और मेरा लक्ष्य यही रहता है कि क्वेश्चन को अपने आप लगाओ। जब आपकी पूरी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की पूरी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा देंगे तो आप अपने आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। देखिए, मात्र 5 मिनट हमें यहाँ पे दीजिए, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दें, फिर हम जो क्वेश्चन बताएंगे आप लगा सकते हो उन्हें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं, आपके सिलेबस से व्रत हटा दिया गया चैप्टर, आपके सिलेबस से चैप्टर व्रत हटा दिया गया है, लेकिन व्रत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्रत क्या होता है। ये देखिए, ये व्रत है। ये जो बीच का जो पॉइंट होता है उसे केंद्र कहते हैं। ये बीच का जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं केंद्र, यानी व्रत का केंद्र। और ये जो रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे जो दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं परिधि। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलिए, ये परिधि होती है। और इस अंदर का जो भाग होता है, पूरा भाग, हम इसे पूरे की भाग की कह रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये क्षेत्रफल होता है, व्रत का क्षेत्रफल। लेकिन ये पॉइंट पढ़ने से पहले आपको व्रत की परिभाषा भी मालूम होनी चाहिए। तो व्रत की परिभाषा क्या होती है, आइए सीखते हैं। तो व्रत की परिभाषा देखो, बताते हैं हम आपको। ये जो हमारा बीच का पॉइंट होता है इसे निश्चित बिंदु मानते हैं। अभी तो व्रत पूरा कंप्लीट बना हुआ है। अगर हम कोई एक निश्चित बिंदु मान लें, ये मान लो सपोज ये निश्चित बिंदु है, और इस निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी ले लें कोई सी, ये कहीं पर भी बदलेगी नहीं। तो निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर तय किया गया पथ, हर जगह पे दूरी बिल्कुल समान होनी चाहिए। ये निश्चित दूरी लेकर तय किया गया पथ क्या क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। दूरी हर जगह पे समान होगी। अगर मान लो ये दूरी r है तो ये यहां से लेकर यहां तक भी r होगी, यहां से लेकर यहां तक भी r होगी। तो यार इसका मतलब है जो हमारी ये निश्चित बिंदु है, ये निश्चित दूरी है, तो निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर तय किया गया पथ व्रत कहलाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि व्रत के क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं। वो आपको बहुत ही मतलब जरूरी है, आवश्यक है सीखना। तो हम किस तरीके से सभी पॉइंटों को सीखते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से ये निश्चित बिंदु है, यहाँ ये इसे बोलते हैं केंद्र। केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो आप ध्यान देना, त्रिज्या को हमेशा याद रखोगे r से। त्रिज्या हमारी होती है r। एक बात आपको गांव में भी कुछ पूछ सकते हैं, बहुत से कैंडिडेट ये होते हैं कि हाँ बताओ व्रत में कितनी त्रिज्याएं होती हैं। तो आपके माइंड में यही चलना चाहिए कि व्रत में बहुत सारी त्रिज्याएं होती हैं, व्रत में बहुत सारी हम त्रिज्याएं बना सकते हैं, ध्यान रखना। तो व्रत में त्रिज्याएं कितनी होती हैं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं। व्रत में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, अनंत। फिर आती है बात व्यास की। व्यास को रिप्रेजेंट करते हैं d से, और d व्यास होता हमारा त्रिज्या का दुगना। ध्यान रखना, यहां से लेकर यहां तक, इसे हम कहते हैं, यानी ए बी हम जो रेखा मैंने खींची है इसके अंदर वो व्यास होगी। व्यास हम उसी को मानेंगे जो केंद्र से होकर रेखा जाएगी। और ध्यान रखना, एक व्रत है और यहां से लेकर यहां तक मैंने एक रेखा खींच दी है, और ये केंद्र है इसका, तो इस रेखा का नाम क्या होता है, ये ए बी। तो ध्यान रखना, ये जो ए बी है, ए बी जीवा होती है। और ध्यान रखना, व्रत में अनंत जीवाएं होती हैं। एक पॉइंट और यहां से बनता है, सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ये भी बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी जीवा का काम होता है कि व्रत के परिधि पर दो बिंदुओं को मिला दे। कोई भी, अगर मान लो सपोज हमने इन दो बिंदुओं को मिला दिया, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिला दिया, तो ये भी जीवा है। केंद्र से होकर अगर कोई रेखा जा रही है तो वो व्यास भी है, एक जीवा भी है।
तो इसका मतलब सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। इतने पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे आपको। त्रिज्या अनंत त्रिज्याएं होती हैं, व्यास भी आपके अनंत होते हैं। त्रिज्याएं जब अनंत होंगी तो व्यास भी अनंत होंगे। जीवा कितनी होती हैं, अनंत जीवाएं होती हैं। अब ध्यान रखना, कोई आपसे पूछते हैं एक वृत्त में समान लंबाई की कितनी जीवाएं होंगी, तो भी अनंत होंगी। समान लंबाई की भी जीवाएं अनंत होती हैं। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। उसके बाद हमें वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। तो आइए उनके बारे में हम वन बाय वन सीखते हैं। ध्यान दें, जो भी हम क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। ये नहीं कहना कि सर ये सिलेबस से हट गया है। सिलेबस से हट गया कोई बात नहीं है, लेकिन वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर है आपके जो सिलेबस में, उसमें ये अप्लाई होंगे। तो जब अप्लाई होंगे तो आपको नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए। क्या सूत्र है वो आप देखते हैं। ये हमारा वृत्त है, ये केंद्र है O, और यहां से लेकर यहां तक इसकी त्रिज्या है R। अब बनाते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले इसमें आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम उसका फार्मूला होता पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में आती है वृत्त की परिधि। परिधि का फार्मूला क्या होता है वो भी देख लो, सर्कमफ्रेंस। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अगर हम आपसे ये कहें कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि, अगर हम आपसे ये कहें कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, तो अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि अर्धवृत्त की वैसे परिधि होती है 2 पाई आर, और अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r कहाँ से हो गई। तो आइए हम सीखते हैं इसके बारे में कि अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r कहाँ से हो गई। मान लो ये हमारा आधा वृत्त है, आधा, अर्धवृत्त मीन्स आधा वृत्त। परिधि मीन्स होता है कि किनारे में जितनी भी किनारे आ जाएं। जैसे ये अगर आधा वृत्त है तो यहाँ पे ये पूरा व्यास है, इसका मतलब ये 2r है। पूरा अगर गोला होता तो 2 पाई आर होता, आधा गोला है तो कितना है पाई आर। पूरा अगर बना देंगे हम, गोला नहीं कह सकते हैं, पूरा अगर वृत्त बना दें तो 2 पाई आर उसकी परिधि होती है। अगर आधा वृत्त बना दें तो पाई आर, और ये व्यास भी उसमें जुड़ेगा क्योंकि परिधि होता है परिमाप, ठीक है। तो पाई आर प्लस 2r अर्धवृत्त की परिधि हो गई। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल इससे आधा हो जाएगा। ये पाई आर स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो क्या क्या पॉइंट इसमें आएंगे, आपके सिलेबस में क्या क्या आपको सीखना है वो आप समझते हैं। तो ये आप वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको मालूम हो गया है, ठीक है। हम ज़्यादा फार्मूले आपको याद नहीं कर पाएंगे, क्यों, ज़्यादा फार्मूले आप याद करोगे भूल जाओगे, तो लिमिटेड फार्मूले होंगे, ठीक है, ध्यान रखो। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो वृत्तखंड भी 2 प्रकार का होता है, जैसे 9th के में आप पढ़ चुके हो, एक लघु वृत्तखंड होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड होता है, एक लघु त्रिज्यखंड होता है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका लघु त्रिज्यखंड और एक होता है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसमें हमें त्रिज्यखंड नहीं निकालना, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम निकालेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बात करते हैं कि लघु त्रिज्यखंड होगा कहां पे। ध्यान रखो, ये है केंद्र, ये दोनों है त्रिज्याएं। सेंस ये लगेगा
कि लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्य मीन्स त्रिज्या से लग रहा है, तो ये हमारा क्या है, लघु त्रिज्यखंड की वैसे परिभाषा होती है त्रिज्या और परिधि के बीच घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्या होनी चाहिए, परिधि होनी चाहिए, त्रिज्यखंड। इधर से सेंस लगाओ, त्रिज्य मीन्स होता है त्रिज्या, त्रिज्या और परिधि के बीच घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। ये आपका है लघु त्रिज्यखंड, ये ऊपर वाला आपका, ये वाला आपका है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल, ये कोण दिया गया आपका थीटा, अगर ये कोण थीटा है तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360। और ध्यान रखना क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसीलिए पाई आर स्क्वायर का गुणा होगा। अगर हम परिधि निकाल रहे होते तो 2 पाई आर का गुणा होता। परिधि मीन्स ये यहां से लेकर ये लंबाई अगर निकालें तो ये मान लो परिधि की इतनी इतनी लंबाई में निकालनी है, तो इस लंबाई को अगर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो हम यहाँ पे यहीं पे बता दें आपको। अगर ये हमें लंबाई निकालनी है यानी कितनी परिधि है इसकी लंबाई निकालनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। परिधि निकालेंगे तो परिधि का गुणा करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का गुणा करेंगे। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले हम इतनी लंबाई की बात कर रहे हैं, नहीं तो तुम ये समझो कि पूरी परिधि की बात कर रहे हैं। हम मात्र इतनी लंबाई की बात कर रहे हैं कि कितनी लंबाई की, कि इस थीटा द्वारा कितनी लंबाई आई है, इस थीटा द्वारा इतनी लंबाई आई है, तो उस लंबाई का फार्मूला ये है। ध्यान रखना ये लघु त्रिज्यखंड का फार्मूला है। अगर आपको आपके माइंड में आ रहा सब इसका मतलब दीर्घ का कैसे निकालेंगे, अरे बहुत ही सरल है, देखो ये तो बचपन की बातें हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम तुमसे ये कहते हैं पूरे में से, इस पूरे क्षेत्रफल में से ये छोटा सा घटा दो तो दीर्घ बचेगा। ये इतना बचेगा, बताओ ये इतना पोर्शन हम अगर निकाल दें, इतना पोर्शन अगर बताओ यहाँ से निकाल दें, तो पूरे में से अगर इतना पोर्शन निकाल लें तो दीर्घ बचेगा। तो दीर्घ का अलग अलग से फार्मूला नहीं में याद करना है, पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर है। पूरे के क्षेत्रफल में से इतना घटा दो, ये वाला घटा दो, छोटा वाला घटा दो, तो बचेगा दीर्घ। बताओ ये फार्मूला, बताओ अलग से याद करोगे क्या फायदा है, अलग से याद ही नहीं करना, 2 फार्मूले मात्र याद करने हैं और पूरा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पूरा खत्म। ठीक है, तो आपको जैसा कि हम समझ रहे हैं, आपको याद हो गया होगा कि त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्या और परिधि के बीच घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो गया, और लंबाई ये निकालेंगे, यानी परिधि पे जो भी इस कोण द्वारा कितनी लंबाई इसने घेरी है, इस कोण ने कितनी लंबाई घेरी है, तो वो हम निकालेंगे थीटा बटे 360 पाई 2 पाई आर से। परिधि निकालेंगे तो परिधि का गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अब हमें त्रिज्यखंड पता लग गया, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। एक और पॉइंट इसमें है, वृत्तखंड। आज पूरा चैप्टर खत्म होगा, दिखाई दे रहा होगा महामैराथन, इसमें कोई भी डाउट नहीं बचने वाली है, ये ध्यान कर लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताए जाएंगे, एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छूटा जाएगा, जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एक भी नहीं छूटा, यहाँ पे छूटेगा। और ये नहीं कि एक भी, मेरे कहने का मतलब ये अच्छा क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ पे। वृत्तखंड भी आपका 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है लघु वृत्तखंड, फिर एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, लघु एंड दीर्घ दोनों। अब आपसे बात आती है लघु वृत्तखंड होता कहां पे, पहले वृत्तखंड की परिभाषा तो बता दो। ये लो, मान लो ये देखो, ये इसका वृत्तखंड है, मान लो ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आए। ये आपका है वृत्तखंड, जीवा मैंने बना दी, ये भी मान लो जीवा ए भी है, और ये वाला जो भाग है ये है वृत्तखंड। बताओ वृत्तखंड की परिभाषा क्या होती है, बताओ वृत्तखंड की परिभाषा क्या होती है, बोलो बताओ क्या होती है वृत्तखंड की परिभाषा।
नहीं मालूम? ठीक है, समझो पहले। वृत्तखंड की परिभाषा होती है कि ये जीवा है और ये परिधि है। इधर साइड क्या था समझो पहले, ये त्रिज्या थी और ये एक परिधि थी। परिधि दोनों में कॉमन, परिधि की बात हम देखो, परिधि की बात दोनों में कॉमन है तो तुम्हें त्रिज्यखंड से सेंस त्रिज्या से लगेगा, बट वृत्तखंड से सेंस जीवा से ना लगकर लेकिन त्रिज्यखंड का त्रिज्या से लग जाएगा, तो वृत्तखंड का ऑटोमेटिक जीवा से हो जाएगा। वृत्तखंड यानी जीवा और परिधि के बीच, जीवा और परिधि के बीच घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। जीवा और परिधि के बीच घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। समझ में आ रहा? बताओ। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है यहाँ परिभाषा लिखवा दें तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाओगे, 2 नंबर के चले जाएंगे खामो खाम। तो जीवा और परिधि के बीच घिरा खंड, ये आपका छोटा वाला, ये जो नीचे का पोर्शन है ये आपका लघु है, ऊपर वाला पूरा दीर्घ है। तो इसका हम देखो फार्मूला एक ही याद करना है हमें, लघु का याद करेंगे, दीर्घ का ऑटोमेटिक। अगर हम इससे इसे मिला दें तो आप कहोगे सर इससे इसे मिलाएंगे तो त्रिज्या है, ये तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या है बताओ? ओ बी बताओ, ओ बी क्या है? ये भी त्रिज्या है। इसका मतलब यहां पर कोई कोण बन रहा होगा थीटा। ठीक, अब बात ये आती है हम इतने का क्षेत्रफल कैसे निकालें, ये छोटा सा क्षेत्रफल ये कैसे निकालें? तो देखो पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ध्यान से समझना कैसे निकालेंगे। अगर हम आपसे ये कहें कि ये पूरा क्या, तो आपके माइंड में ये आएगा कि सर ये तो त्रिज्यखंड है पूरा, तो देखो पहले ये पूरा तो त्रिज्यखंड है। तो ठीक है, तो हम पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं यहाँ पे, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। अब पूरे त्रिज्यखंड में हम देखो पूरे त्रिज्यखंड में ये त्रिभुज घटा दें, ये हटा दें, ये पूरा घटा दें, त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज कौन सा? ओ ए बी, ये हटा दें तो बचेगा तो ये। ठीक है, तो आप यही कहोगे सर इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है किसका? ए ओ बी का, ये माइनस कर दो तो ये हमारा हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद त्रिभुज का माइनस कर दो, पूरे त्रिज्यखंड में त्रिभुज माइनस कर दो, ये बचेगा। बताओ। अच्छा देखो यहाँ पे बताते हैं, पूरे त्रिज्यखंड में हम त्रिभुज को माइनस कर देते हैं, त्रिभुज को बिल्कुल हटा देते हैं, क्या बचा फिर? यही बचा आपका वृत्तखंड। ठीक है, अब आप कहोगे सर दीर्घ का कैसे निकालेंगे फिर? अरे दीर्घ का बहुत ही सरल है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? हम दीर्घ का कैसे निकालेंगे? देखो अरे दीर्घ का बहुत ही सरल है, पूरे क्षेत्रफल से, पूरा ये क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर से ये घटा दो, ये वाला, तो ये घटाएंगे तो ये बचे हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए ओ वी, ब्रैकेट लगा दो, ये हो जाएगा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। बताओ। तो बस हमें मात्र यही 2 फार्मूले याद करके दिखा दो, ये लघु का, एक लघु वृत्तखंड का, एक लघु त्रिज्यखंड का, और लंबाई का फार्मूला आप निकालेंगे, गुणा करेंगे पाई आर 2 पाई आर का, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का गुणा, लंबाई में परिधि का गुणा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलो अच्छा, अब हमने कॉन्सेप्ट आपकी कंप्लीट करवा दी है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल करेंगे? त्रिज्याएं पूरे वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? पूरे वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, अनंत व्यास होते हैं, अनंत जीवाएं होती हैं, समान लंबाई की अनंत जीवाएं होती हैं, और सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ये बात ध्यान रख लो बस। क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, परिधि का फार्मूला 2 पाई आर, अर्धवृत्त उसकी परिधि का फार्मूला क्या होता बताओ। अच्छा अर्धवृत्त की परिधि का, अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला गलत हो गया, अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला होता, अभी मैंने बताया था, अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला होता पाई आर प्लस 2r। बिल्कुल भी भूलने नहीं देंगे, ये ध्यान कर लो, पहले डंडा उठाना पड़ेगा हमें।
छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुम लाइव पढ़ो चाहे कैसे भी पढ़ो, छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे भी, ये ध्यान कर लो। एक 5 नंबर ये बेफालतू में चले जाएंगे, बताओ। अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी, 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। एक एक नंबर से आप परेशान हो जाओगे, एक नंबर भी कम आ गया तो। मेहनत करो, ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को हल्के में मत लो। एक क्वेश्चन अगर आ गया तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाएगा, 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैंने आपसे यही कहा है, मैंने आपसे ये कहा है कि आपको 2 फार्मूले याद करने हैं। 9th वाले फार्मूलों के लिए हम काउंट कर रहे हैं, 2 फार्मूले याद करने हैं। एक तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक आपको याद करना दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बताओ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। हम तुमसे कहते हैं बताओ लंबाई कैसे निकालेंगे? मान लो थीटा के बीच में थीटा ने कितनी लंबाई काटी, वो लंबाई कैसे निकालेंगे बताओ। अच्छा परिधि पर परिधि की लंबाई कैसे निकालेंगे? थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। लंबाई निकालेंगे तो लंबाई का गुणा यानी परिधि का गुणा कर दो, क्षेत्रफल निकालेंगे क्षेत्रफल का गुणा कर दो। इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सभी याद कर लेंगे। अब एक पॉइंट है, यानी रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? रिंग यानी उसे बोलते हैं वलय, रिंग का क्षेत्रफल। अरे ये तो बहुत सरल है। जैसे ये देखो, ये रिंग होती है, ये रिंग है, हमें इतने, जैसे हम पॉइंट यहाँ पे रख रहे हैं, इस इतने का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इतने का। अब ये केंद्र है, दोनों का केंद्र होगा, ये छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र है, बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र है। और ये छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर है, बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल आर है। अब बताओ अच्छा इतने का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये छोटे ये इतने बीच का क्षेत्रफल ये। अरे तो आप यही तो कहोगे कि सर बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल दो, और बड़े वाले का क्षेत्रफल वृत्त का पाई बड़ी आर है, पाई आर स्क्वायर। अब कहोगे सर इसमें ये छोटा वाला घटा दो, बड़े वाले का क्षेत्रफल तो पूरा होगा ये पूरा, उसमें ये घटा दो छोटा वाला, तो यही तो बचेगा। तो बस चाहो तो इसमें पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बस यही आपका आंसर है। तो ये रिंग का क्षेत्रफल निकालना यानी वलय का क्षेत्रफल। कभी कभी ऐसा कहता है ये रास्ता दी गई है, अगर वृत्ताकार आपका दिया गया मैदान, और उस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर हमें इतने इतने चौड़ाई का रास्ता बनाना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालो, तो इसी फार्मूले से निकालना पड़ेगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 11.1। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाए जाएंगे इस मैराथन में, ठीक है। क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे हम। एक बात ध्यान रखना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। पहले फिगर से आप समझते हैं हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड निकालना है। और त्रिज्यखंड में ये वृत्त का केंद्र है, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, हमें त्रिज्यखंड निकालना है, ये इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। कुछ फील हो रहा होगा, जिसका कोण कितना है 60 अंश है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप कहोगे सर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये तो लघु बन रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे में कर दो पाई आर। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का गुणा, थीटा की वैल्यू दी गई है 60 बटे में 360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, और आर की वैल्यू 6 है तो 6 गुणे 6। चाहो तो पाई की वैल्यू ही ना रखो, पाई की वैल्यू पाई रख रहने दो। यहाँ पे देखो 0 से 0 खत्म, और 6 छंग 36, तो ये 36 आ जाएगा आपका 6 पाई। और एक दी चीज यहाँ पे देखो, ये सेंटीमीटर में या मीटर में, ये सभी सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो आपका आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है, बताओ। ये आपका 2 नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चले, ठीक है।
आगे चलते हैं फिर। एक हम सेकंड वाला आपको यहाँ पे फिगर बनवा दे रहे हैं। देखिए फिगर हम बना दे रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि 28 सेंटीमीटर है। अभी एक मिनट, त्रिज्या कितनी दी गई? 28 सेंट। ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये सब सेंटीमीटर में। यहाँ पर जो कोण दिया गया वो कोण आपका दिया गया यहाँ पे 45 अंश का। अब आप कमेंट बॉक्स में इसे छापो इसका आंसर। इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये आपका SW है। मात्र आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना। थीटा की जगह पे 45 रखना है, आर की जगह पे 28 रखना है, और पाई की वैल्यू मत भी रखना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। पाई के पदों में आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड भी बरकरार रहेगी और क्वेश्चन समझ में भी आएगा आपके, इसकी टेंशन आप मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे देखो वृत्त में कितने चतुर्थांश बनते हैं? 4 बनेंगे, 4। इसका निकालना एक चतुर्थांश का। और ध्यान रखना प्रत्येक चतुर्थांश में कोण जो बनता है वो 90 अंश का बनता है। पूरा एक सर्किल ऐसे पूरा बना दोगे 360 का बनेगा, एक बनाएगा 90 अंश का। तो हमें तो कोण तो पता लग गया। और जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर परिधि दी गई है, तुमसे उन्होंने कह दिया है, थोड़ा कंफ्यूज किया है क्या? परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। आप लोग इतने होशियार हो, परिधि का फार्मूला तो मालूम ही है, 2 पाई आर 22 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू रखो 22/7 गुणे आर बराबर 22। देखो 22 से 22 उड़ा दो यहीं पे, इधर बचेगा 2/7 गुणे आर बराबर 1। आर बराबर इधर जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू निकाल ली एकदम खटाक से। तुम्हें निकालना है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये निकालना है। ये तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, सर ये तो त्रिज्यखंड हो गया, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्यखंड हो गया। अब बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो होता है, यानी लघु है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता θ/360, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल से गुणा करो। थीटा यहाँ पे आपने निकाल लिया 90 है, चतुर्थांश की बात हो रही थी इसीलिए 90 है, 90। और पाई की वैल्यू अभी मत रखो, ऐसे ही रखा रहने दो। पाई की वैल्यू रखो या ना रखो तुम्हारे माइंड के ऊपर है, कोई जरूरी नहीं है कि पाई की वैल्यू रखोगे तभी आंसर आएगा। ये देखो 0 से 0 9 चौक 36, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 1/4 यहाँ पे बचा, इंटू में पाई है। चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो और अच्छी बात है, ठीक है। नहीं रख रहे हो कोई समस्या नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 49/4, ऊपर का गुणा तो 49 पाई/16 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। बताओ ये इसका आंसर। चाहो तो अब पाई का मान रख दो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ पाई का मान रखना ही पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं रखा जाता है, इसके लिए क्या करें फिर, कोई चीज रटनी नहीं है। एक आपको क्वेश्चन 9 है, उसमें थोड़ा घड़ी के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। घड़ी यानी क्लॉक, इसके बारे में सीखना पड़ेगा। अब थोड़ा समझाते हैं इसके बारे में, घड़ी के बारे में। देखो घड़ी में तीन सुइयां होती हैं, एक तो होती है छोटी, एक तो बड़ी होती है, उसे मिनट की सुई बोलते हैं। एक छोटी होती है वो घंटे की होती है, एक तो सबसे बड़ी होती है, वो आपकी सेकंड की हो जाएगी। मान लो ये इसकी मिनट की है, एक घंटे की है, एक अलग अलग बना देते हैं। एक तो घंटे की होती है छोटी सबसे, उससे बड़ी मिनट की, और सबसे बड़ी सेकंड की होती है। अब मान लो घड़ी की जो सुई है वो घंटे की सुई कितना जाती है 1 घंटे में, और मिनट की सुई कितना जाती है, ठीक है, और सेकंड की सुई कितना जाती है, और वो मिनट पे हम काउंट करेंगे। यानी घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में
अंश चलती है, कितना अंश चलती है? 1/2 अंश। एक बात ध्यान देना, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश चलती है। अब घंटे की सुई की जगह पे मिनट की सुई करो। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना जाती है? मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश चलती है? बराबर 6 अंश चलती है। ये 6 अंश चलती है। सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने अंश चलती है? वो तो बहुत तेजी से चलती है, 360 अंश चल जाएगी भाई। 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा देती है। और पूरे 12 घंटे में, मतलब सॉरी, पूरे मतलब उसकी हाथ देखो, यहाँ पे आधार क्या है? मिनट। यहाँ पे आधार मिनट है, तो हम तीनों सुइयों को मिनट पर काउंट कर रहे हैं। घंटे की सुई को भी मिनट पे काउंट कर रहे हैं, मिनट की सुई को भी मिनट पे काउंट कर रहे हैं, सेकंड की सुई को भी मिनट पे काउंट कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर घंटे की सुई 1 मिनट में इतने 1/2 अंश कैसे चलती है? चलो सीखते हैं फिर। अब आप ये बताओ पहले, 12 घंटे टोटल होते हैं, 12 घंटे में 12 घंटे में 12 घंटे में घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर लगा देती है घूमकर। बताओ 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 अंश घूमती है। बोलो तो 1 घंटे में फिर घंटे वाली सुई कितना घूमेगी? 1 घंटे में 12 तियां 36 यानी 30 अंश। 1 घंटे में जाएगी 30 अंश। बोलो, हम घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। घंटे की सुई बताओ 12 घंटे में यहां से घूमकर यहां पे आ जाती है, यानी पूरा चक्कर लगा देती है, यानी 360 के बराबर चल जाती है। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 अंश जाएगी। 1 घंटे को हम लिखते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में भी 30 अंश जाएगी घंटे की सुई, तो 1 मिनट में कितना जाएगी? 30/60। इसका मतलब 1/2 अंश। यही तो मैं बता रहा हूं कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना जाती है? 1/2 अंश जाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना जाती है? 6 अंश जाती है। सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 अंश। बस इसी के बाद में क्वेश्चन आप लगा सकते हो। आप इतना हम लिखा रहे देंगे। अब देखो, अब ये घड़ी वाला क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा तुम्हारा, गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इसीलिए मुझे बताना पड़ा क्वेश्चन नंबर 9 की वजह से, क्लॉक को, घड़ी को। देखिए, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस, नहीं 8वां क्वेश्चन है इसका, घड़ी वाला 8वां क्वेश्चन है। 8वां देखिए, एक घड़ी की मिनट की वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा, यानी मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय किया इसने? रचित क्षेत्रफल। मान लो, देखो देखो, ये है घड़ी, मिनट की सुई अभी थी, मान लो ये 12 है, ये है 1, ये है 2, ये है 3। मिनट की सुई थी अभी यहाँ पे, अब वो यहाँ से 5 मिनट में यहाँ पे आ गई। ये अब तुमसे पूछा गया, ये इसके बीच में ये क्षेत्रफल पूछा गया, बताओ। और ये क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? बताओ, वृत्तखंड लगेगा फार्मूला या त्रिज्यखंड का? त्रिज्यखंड का लगेगा, बताओ। अच्छा फिर समझो, पहले मिनट की सुई यहाँ पे थी, बताओ 5 मिनट में वो यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब 5 मिनट में जब यहाँ से वो यहाँ आएगी, तो ये क्षेत्रफल पूछ रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, ये समझ लो पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी। इसका मतलब 5 मिनट में वो घड़ी, मिनट की सुई 1 मिनट से 2 मिनट यहाँ पे 1 नंबर से 2 नंबर पे पहुंचेगी। इसका मतलब ये क्षेत्रफल कितना चलेगी? यहाँ से लेकर यहाँ पहुंचने में ये मतलब त्रिज्यखंड तय करेगी। इतना पूरा त्रिज्यखंड तय करेगी। अब आपके माइंड में ये आएगा, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 और πr²। अब देखो, r तो मालूम है 14 सेंटीमीटर लंबाई की है, थीटा निकालो 5। अब क्वेश्चन कह रहा 5 मिनट में जो मिनट की सुई कितना क्षेत्र तय करेगी, तो 5 मिनट में
5 मिनट में 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा तय किया गया कोण। कितना कोण बनेगा? मिनट वाली सुई 5 मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश जाती है, तो 5 मिनट में कितना? 6 पंचे 30 अंश, तो कितना जाएगी? 30 अंश। इसका मतलब यहाँ पे कोण कितना? 30 अंश। तो ये हो जाएगा 30/360 गुणे पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, इच्छा ही नहीं मेरी, 14 गुणे 14, यानी 14 मिनट। इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 मिनट हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। 0 0 खत्म, 3 से ये 12, 12 3 36, 1/12 यहाँ पे बचेगा पाई, और 14 गुणे 14। देखते हैं किससे कैंसिल होगा। 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, आ जाएगा 7 सत्ते 49/3 गुणे पाई। चाहूं तो यही आंसर है, आगे बढ़ाना चाहूं तो ये हो जाएगा 49/3 गुणे 22/7, 7 सत्ते 49, तो 22 सत्ते होता है 154, 154 और /3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है मिनट की सुई 5 मिनट में इतना क्षेत्रफल तय करेगी, ये आंसर इसका है। अब तो कोई डाउट नहीं होगा। एक घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश, सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 अंश। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन। तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद नहीं ऐसे चलन दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा इस मैराथन के अंदर। बहुत ही मैराथन खतरनाक है ये, समझ लो पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक इसमें क्या है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है। ये है 15 मीटर भुजा वाला वर्गाकार घास का मैदान। इसके किनारे पे एक घोड़ा बंधा हुआ है, यानी वर्गाकार घास के मैदान एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, और इसकी पूरे की भुजा कितनी है? 15 मीटर, और 5 मीटर लंबी, यहाँ से लेकर इसका इतनी मीटर लंबी, यानी ये 5 मीटर हुई है। इसके कोने पर एक खूंटा बंधा हुआ है, इस रस्सी से घोड़े को बांध दिया गया, तो घोड़ा इतनी घास चर पाएगा यहाँ तक, यहाँ भी 5 हो जाएगी, इतनी घास चर पाएगा ये घोड़ा। और घोड़ा जब इतनी घास चर पाएगा तो इस चरी की घास का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। अब आप पहला इसका क्वेश्चन है, 10वें में पहला है क्वेश्चन, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। मैदान में उस घास का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। बताओ कैसे कैसे निकालेंगे इसे, बताओ। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो त्रिज्यखंड लग जाएगा। बताओ, अच्छा घास चर सकता उसका क्षेत्रफल निकालना में, अब बताओ इस कोने पर वर्ग के प्रत्येक कोने पर कितने अंश का कोण? 90 प्रत्येक कोने पर, तो कोण तो पता लग गया 90 है। तो हमारा फार्मूला पहले लिखते हैं। अच्छा, इधर गुणा क्षेत्रफल निकाल लें तो क्षेत्रफल का गुणा, लंबाई अगर निकालने होते ये तो परिधि का गुणा करते 2πr का। बोलो, अरे बोल तो दो कुछ। 90/360, पाई का मान नहीं रखेंगे, 5 5 0 0 9 चौक 36, यानी 1/4 गुणे पाई, और इधर 5 गुणे 5 25, तो 25
पाई बटे 4 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, इतनी घोड़ा घास चर सकता है। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है वो भी देख लेते हैं। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब इसने ये कहा है अभी तो रस्सी 5 मीटर थी, अब 5 और बढ़ा दो यानी 10 मीटर रस्सी कर दो, तो अब इतनी जगह और वो चर लेगा, तो ये भी 5 बढ़ जाएगी, टोटल हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या 10। इसका मतलब है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई। बताओ, क्षेत्रफल में वृद्धि तो इतनी हुई, ये हम यहाँ पे जो लाइन खींच रहे हैं इतने ही क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो पहले बढ़ेगा वृद्धि कितनी हुई क्षेत्रफल में। तो तुम ये कहोगे कि सर ऐसा करो, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लो और पूरे का निकाल कर छोटा वाला घटा दो। तो हम यहां पे लिखेंगे घास में वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि देखो हुई। अब देखो पहले पूरे वाला पूरा क्षेत्रफल ये निकाल लो, उसमें से इतना घटा दो, पूरा निकाल कर इतना घटा दो, तो ये तो बचेगा वृद्धि वाला पोर्शन। पूरा निकालो, पूरा निकालो। थीटा की जगह पे 90 बटे 360 पाई। अब आर की वैल्यू 10 हो गई, पूरे के लिए 10 हो गई, यानी 10 का वर्ग माइनस 90 बटे 360 पाई, और छोटा वाला ये माइनस करेंगे तो ये 5 का वर्ग। समझ में आ रहा होगा। अब ऐसा करो 90 बटे 360 पाई, 90 बटे 360 पाई कॉमन ले तो लो, इसके नेक्स्ट स्टेप में आंसर ये आएगा, इधर आ जाएगा बचेगा क्या 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, ये बचा। नहीं आ रहा समझ में? अरे आ जाएगा, टेंशन ना लो बिल्कुल। 0 0 खत्म, 9 चौक 36, इसका आ जाएगा 1 बटे 4 पाई, और इधर 10 का वर्ग 100 होता है और 5 का वर्ग 25, ये बचेगा आपका 75 पाई बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। घास में इतनी वृद्धि हो जाएगी। ये जो हम यहाँ पे जो मिटा रहे हैं, ये जो क्षेत्रफल है, ये कितना है 75 बटे 4 पाई मीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चन होगा मैराथन का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मान लो सपोज ये समझ लो कि ये क्वेश्चन छपने वाला है, ये अपने जहन में बैठा लो, और ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझना है, और इसी क्वेश्चन में सब हम तुम्हें बता देंगे। एक ही क्वेश्चन उस टाइप का बताएंगे, तुम अपने आप लगाना सीख जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जान लो 6 नंबर का, 6 लगेगा डायरेक्ट। ठीक है, अगर 90 का करके आए हो, अगर ये छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर 30 तो पूरे नंबर मिल जाएंगे स्कूल से। अगर मान लो तुम्हें कंप्लीट नंबर लाने हैं तो इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। 11वां क्वेश्चन, पढ़ाई अगर नहीं करोगे तो डंडा उठाना पड़ेगा हमें लग रहा। समझो पहले पहला क्वेश्चन, बहुत ही हिसाब से, कलम और किताब वैसे ही जहाँ पे छोड़े समझ लो, पहले लगा तो अपने आप लोगे। ये नहीं कि हम चलो रट नोट कर रहे हैं धड़ाधड़, ऐसा थोड़ा ना होता है। जब हम समझा रहे हो तो समझो। 11 का पहले तो व्रत बना लो एक बड़ा सा। चलो, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की जीवा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका मतलब है जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, उसकी एक जीवा, ये जीवा मान लो ये केंद्र है, ये जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, 120 अंश का कोण, ये केंद्र है O, और इस जीवा का नाम है AB, और ये त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी।
संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल निकलवाया गया, इसमें जो अंडरलाइन यहाँ पे देखो लाइन कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हमारा होगा। 120 अंश का कोण बनाता है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो गया। उसके बाद पहले ये क्वेश्चन लगाना, देखो इसमें √3 का मान भी दिया गया है। इसमें अगर जिस क्वेश्चन में √3 का मान दिया गया है, जो भी मान दिया गया वही आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाओगे। पाई की वैल्यू दी गई है 3.14, ये दोनों आप क्वेश्चन में अप्लाई करना है आपको। अब ठीक, अब आपसे ये कहा गया है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु वृत्तखंड, ये इसका संगत यही होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ AOB, यही बताया था। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरे त्रिज्यखंड का पहले निकालो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है इतना, और उसमें से ये त्रिभुज घटा दो तो यही बचेगा। अब पहले क्या करेंगे हम? पहले तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में हम क्या, ये काम इस साइड में करते हैं, बाद में ये आंसर हम निकाल लेंगे। तो अगर हमें ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर हम यहां से सीधे लंब डाल दें, यहां से सीधे लंब डाल दें 90 अंश का कोण, तो इस भुजा को वो आधा आधा बांट देगा। मान लो ये P बिंदु है, यानी ये OP इस पे लंब है, तो ये आधी है भुजा, ये आधी भुजा। ये बात ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज से अगर हम लंब डालते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज से अगर लंब डालते हैं, तो ये सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर जाता है। सम्मुख भुजा के अगर मध्य बिंदु पर जाएगा तो ये आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। अब बात समझो, तो ये कोण भी आपका आधा हो जाएगा, तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना? ये कोण आपका 30 अंश हो जाएगा। अब आप हर तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि आप त्रिकोणमिति तो आती होगी आपको, त्रिकोणमिति आपने सीखी होगी। तो त्रिभुज APO में देखो हमें क्या क्या मालूम है? हमें मात्र कर्ण मालूम है। इस APO त्रिभुज में हमें मात्र मालूम है कर्ण, ये आधार मालूम नहीं है, आधार को ही निकालना है। तो कर्ण और आधार का संबंध किसका होता है? कर्ण और आधार का संबंध आधार बटे कर्ण यानी कॉस का होता है, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो मात्र हम इतने त्रिभुज की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस त्रिभुज की बात करें, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन चुका है। समकोण त्रिभुज में हम ये लगा सकते हैं, नहीं तो आप फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। फार्मूला को ज्यादा अप्लाई मत कर लो, क्योंकि फार्मूला भूल जाओगे आप, और रटना नहीं है कुछ भी। तो ये कॉस थीटा यानी थीटा की जगह पे कितना 30 अंश है, इसे थीटा नहीं मानोगे, हम इसे लेके चल रहे हैं। इस कोण के लिए ये आधार है, ये कर्ण है, बात समझ लो पहले। इस कोण के लिए ये आधार नहीं है, ये तो फिर इस कोण के लिए लंब हो जाएगा, लंब और कर्ण हो जाएगा। तो कॉस थीटा यानी कॉस 30 बराबर आधार कितना? आधार हमारा AP, और आधार AP, कर्ण कितना है 12। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, AP बटे 12। इसे कैंसिल करो, 2 शंक, तो ये आ जाएगा आपका 6√3 बराबर AP। हमें AP की वैल्यू ना निकालकर हम पूरे AB की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम AB की वैल्यू निकालेंगे तो आप ध्यान रखना, AP का दुगुना कर दो AB के लिए, तो
AP का दुगुना है AB, तो ये हो जाएगी 2 गुणे 6 रूट 3, इसका मतलब हो जाएगा 12 रूट 3। अभी भी आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको ऊंचाई नहीं मालूम होगी। ऊंचाई निकालने के लिए हमें लंब और कर्ण का संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन का, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू है 30 अंश। इस 30 अंश के लिए ये लंब है, ये कर्ण है। लंब कितना? OP लंब बटे कर्ण यानी 12। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 OP बटे 12। हम चाहो तो इसमें दूसरा मेथड भी बता सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड आप क्यों सीखोगे? ये बहुत सिंपल सा मेथड है आपका। इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत जल्दी से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 छंग 12। इसका मतलब OP की वैल्यू कितनी है? 6। OP की वैल्यू 6 है, AB की वैल्यू 12 रूट 3 है, तो ये 12 रूट 3, ये 6 आ जाएगी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ AOV। आप देखो एरिया ऑफ AOB क्या होता है, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? आपको मालूम है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये आपको सभी को मालूम है। 1/2 आधार कितना है? आधार पूरा है कितना? AB। आधार है AB, ऊंचाई है OP। आधार AB की वैल्यू है 12 रूट 3, OP की वैल्यू है 6। तो 2 छंग 12, 6 छंग 36, आपका आ जाएगा 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए एरिया ऑफ AOB की वैल्यू। अब आपको एरिया ऑफ AOB की वैल्यू निकालनी 36 रूट 3। ये पूरा ग्राफ आपको समझ में आया होगा। ये 60 कैसे हुआ? मैंने सीधा यहाँ पे लंब डाल दिया। ये 120 है, ये 60 हो जाएगा। जब ये 60 है, ये 90 है, तो ये कोण आपका 30 ऑटोमेटिक हो गया। फिर मैंने क्या किया? संबंध स्थापित कर दिया कि किससे? त्रिकोणमिति जो अनुपात आपने सीखा है उससे। जिसमें भी त्रिकोणमिति अनुपात नहीं आता है वो जो इस प्लेलिस्ट में पड़ी होगी त्रिकोणमिति की मैराथन, उसे आप कंप्लीट देखिए, ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। 3 घंटे की जो मैराथन है आपकी, उससे उस मैराथन को अगर आपको कंप्लीट देख लोगे तो आपके 12 से लेकर 18 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले उसे देखिए फिर इसे देखिए। आप गारंटी इस बात की है कि ये आपको टॉपिक एकदम समझ में आ जाएगा, अपने आप कर सकते हो फिर। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब डायरेक्ट यहाँ से अब क्या करते हैं हम? देखो पहले यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? पूरे थीटा की वैल्यू, पूरे थीटा की वैल्यू यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्यखंड हमारा क्या है? ये पूरा त्रिज्यखंड है। वहां पे कौन कितना बन रहा है? 120। 120 बटे 360 गुणे पाई। आर की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 का वर्ग माइनस एरिया ऑफ AOB का फार्मूला। एरिया ऑफ AOB कितना है? 36 रूट 3। अब इसे कंप्लीट करो, 0 से 0, 12 3 36। इस ये आ जाएगा आपका 1/3 गुणे पाई, और ये आ जाएगा आपका 12 बारी में 144 कर लो, 36 रूट 3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौकू 12, 3 अट्ठे 24। तो ये आ जाएगा आपका 48। और पाई की वैल्यू तो पहले से दे दी थी इन्होंने 3.14। 36 रूट 3, रूट 3 की वैल्यू पहले से दे दी इन्होंने 1.73, ये दे दी। अब बस सिंपल सी बात है, अब इन दोनों का गुणा करना है और माइनस कर देना है। कॉमन मिल जाएगा आपको इन दोनों से, 12 कॉमन मिल जाएगा। ये 12 3 36 होता है, ये 12 चौक 48 होता है। 12 पूरे से कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 12 चौकू 48 यानी 4 और 3.14। इधर बचेगा 3 गुणे 1.73। कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है अगर कॉमन ले लेते हैं तो। अब 4 का तो गुणा इसमें आसानी से हो जाएगा। देखो 4 चौकू 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 तियो 12, दशमलव लगेगा 2 अंकों बाद, माइनस 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 2 5, ये आ जाएगा। इनका एकदम फास्ट कैलकुलेशन हो गई। अगर जब गुणा ना कर, अगर कॉमन ना लेते तो गुणा ही करते रहते फिर बहुत टाइम तक। तो क्वेश्चन को आप टाइम टेकन इसलिए बनाते हो, कॉमन नहीं लेते हो। कॉमन जब ले लिया करो तो टाइम नहीं लगेगा फिर क्वेश्चन में। तो अब इससे सही से माइनस कर सकते हैं।
तो 12, अब इसमें से माइनस करो, 6 से अगर 16 से अगर 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, 4 से घटाएंगे 3 बचेगा, और इसके बाद में 12 से अगर 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो ये आ जाएगा। अब 12 का इसमें गुणा कर दो, 12 7 84, और 12 3 36, 36 से 8 होते हैं 44, और 12 7 84, और 62 और 84 और 4 88, ये आपका आ जाएगा 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कंफर्म आंसर है किसका? वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आ गया आपका 84.44, 88.44। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिली हैं। इसमें आपको पहला पॉइंट तो ये है, ये इतना अगर निकालोगे तो ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। इसमें आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना सीख गए। ध्यान देना, वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना सीख जाओगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ऑटोमेटिक निकल आता है। ये चीजें आप सीखो पहले। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में और 1-2 क्वेश्चन लगवाएंगे, आपको समझ में आएंगे। एक लंबाई वाला और देख लो भाई। लंबाई कैसे निकालोगे? लंबाई भी तो निकालना है। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको तो उसकी मैराथन देखिए आप, त्रिकोणमिति की जो मैराथन है वो, उसमें आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उसे आप पहले देखिए, फिर आपको ये टॉपिक बहुत सरल लगने लगेगा। ठीक है, ठीक है। फिर लंबाई कैसे निकालेंगे देखिए। कभी कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा तो लंबाई वाला आ सकता है, तो आप ये नहीं कि आप लीव कर दो, लीव नहीं करना है आपको क्वेश्चन। बारहवां क्वेश्चन जो है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप ध्यान रखना है। त्रिज्या कितनी दी गई? 21 सेंटीमीटर दी गई है। ये जो मैराथन बना रहे हैं वो एक्टिव चित्रा प्रकाशन, जो एक्टिव चित्रा प्रकाशन की जो किताब है, उस किताब से ये पूरी मैराथन बनाई जा रही है। और ध्यान रखो, ये एक्टिव चित्रा प्रकाशन ही नहीं, अन्य सभी किताबों के लिए यूजफुल है। ये सभी क्वेश्चन हर एक किताब में मिलेंगे आपको। ये कोई जरूरी नहीं कि चित्रा प्रकाशन से, अरे कोई बात नहीं, जिसके पास चित्रा प्रकाशन है वही पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर क्वेश्चन आपके, कोई जरूरी नहीं कि चित्रा प्रकाशन से किताब में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में आ जाए, या फिर राजीव से आ जाए, या किसी और अन्य किताबों से आ जाए। पढ़ना है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है बस। देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर, चलो फिगर को पहले बनाते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये चाप है, ये चाप, मान लो ये चाप हमारा है AB। ये चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। 60 अंश का केंद्र पर चाप है। ये इस चाप की बात हो रही, इस यहां से लेकर यहां तक, इस चाप की बात हो रही है। ये चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, और देखो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछा गया पहला पॉइंट, चाप की लंबाई क्या होगी? कोई बता सकता है इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, चाप की लंबाई θ/360, और चाप की लंबाई पूछी जाए तो परिधि का गुणा करो, और क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल का गुणा, और लंबाई पूछी जाए तो परिधि का गुणा करेंगे। θ/360 सेम रहेगा। थीटा कितना है? 60/360, 2 पाई 22/7, R 21, सभी की मान रख दो बस। तो 0 से 0, 6 छंग 36, 7 तियो 21। तो एक बार लिख दो पहले, 1/6 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 से ये कट जाएगा। तो आपकी जो लंबाई, चाप की लंबाई आएगी 22 सेंटीमीटर। देखो एकदम बिल्कुल चिंदी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा। अब इसके बाद में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सेकंड पॉइंट इसमें है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप अपने जहन में बैठा लो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा यहाँ पे कितना है बताओ, 60 अंश है, थीटा 60 बटे 360 पाई 22 बटे 7, आर हमारा है 21, दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। 0 0 6 छंग 36 7 3 21, यहीं पे काट दो, 3 दूनी 6। अब एक बार और लिखते हैं, ऊपर 22 से बचा और 21 बचा, नीचे क्या बचा 2 बचा, 2 से ये कैंसिल कर दो 11 बार, 11 का गुणा करना 21 में, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 22 एक 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्य खंड का, इसका इतने पूरे का क्षेत्रफल आ गया ये। अब क्या निकालना है, एक और इसमें पॉइंट दिया गया, वो भी इसमें देख लेते हैं। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। देखो पहले ये जीवा है, ठीक है, अब ये वृत्तखंड है, इतने का क्षेत्रफल और निकालना है भाई। यहाँ पर 60 है और ये भी दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये भी 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा। क्यों, ये 60 का पहले ही से था, तो इसके सामने ये भी कोण और इसके सामने ये कोण दोनों बराबर होंगे, इसलिए पूरा कोण 120 है, तो 60 60 का हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर समबाहु त्रिभुज बन गया। तो इस समबाहु त्रिभुज जैसे ही बना तो फिर वो बहुत सरल हो जाता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए ओ वी, ये वाली एरिया। तो ये तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला डायरेक्ट मालूम है, और इसका तो क्षेत्रफल पहले से निकाल चुके, कितना है 231। और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर, 231 माइनस √3/4 और भुजा का मतलब है ये भुजा 21, भुजा यानी 21, 21 का वर्ग यानी 441, 21 का वर्ग। √3 की क्या वैल्यू दी गई है, अगर √3 की वैल्यू नहीं दी गई तो इतना ही हम छोड़ देंगे यहीं पे। हाँ, √3 की वैल्यू नहीं दी गई तो यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा। 231 माइनस √3/4, ये हो जाएगा 441। यही आपका क्या है आंसर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका वृत्तखंड का 3 इसमें क्वेश्चन थे, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपकी कंप्लीट है इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तब तक ये नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के 120 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड और उसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात कीजिए। हम आपको बता दें, फिगर से समझो आप पहले। केंद्र है ये, उसने कहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है,
आर की वैल्यू उन्होंने दे दी 21 सेंटीमीटर। एक वृत्त के 120 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड, 120 अंश वाला कोण है, केंद्र पर बना हुआ है 120 अंश का कोण। अब 120 अंश का जो कोण बना है, अब इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है ये, और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का अंतर और उसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ये आपका लघु त्रिज्यखंड है और ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है, इनके दोनों का अंतर पूछा है। दीर्घ वाले में लघु वाला माइनस करना है, ये आप समझ लो। आप में ये बताओ, दीर्घ का अगर निकालना है तो ऊपर आपका बचेगा 240 अंश, तो संगत लघु व दीर्घ त्रिज्य खंडों में अंतर, दोनों में अंतर निकालना है। अब लघु और दीर्घ त्रिज्य खंडों में अंतर निकालना, तो अंतर के लिए आप ऐसा मत करो, अगर दोनों का अंतर निकालना है तो दोनों के फार्मूले लिखो यहाँ पे पहले। अगर हम दोनों के फार्मूले लिखेंगे तो पहले आप समझो, अगर हम पहले तो लिखेंगे बड़े वाले का क्षेत्रफल, दीर्घ वाला, बड़े वाले में तो छोटा वाला घटाएंगे, अगर छोटे वाले में से बड़े वाला घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो हमें क्या करना है, तो पहले बड़े वाला भी लिखते हैं। बड़े वाले का क्या होता है, बड़े वाले का होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले का आपने याद किया था कि पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो छोटे वाले को, तो ये हो गया दीर्घ का। अब माइनस करते हैं छोटे वाले का, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये हुआ। तो ये तो हमारा दीर्घ है और ये हमारा लघु है। देखो अच्छा, ये हमने दीर्घ का बताया था आपको, पहले लघु का निकालो और पूरे में से हम लघु वाला माइनस कर देते थे, तभी तुम्हारा दीर्घ बनता था, ये बन गया। अब इसे हम कंप्लीट सॉल्व करते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ये माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये बना पाई आर स्क्वायर माइनस 2 थीटा बटे, यानी थीटा थीटा जुड़ जाएगा, 2 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये बना। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखो, थीटा की वैल्यू देखो, ये मैंने समझाने के लिए बताया था, बट थीटा की वैल्यू हमारी क्या है 120 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 गुणे 120 कर लो और बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। अभी कॉमन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर को, तो 0 से 0 12 3 36, इसका मतलब बचा 2/3। इससे अगर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2/3। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, इससे सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 से 2 घटाएंगे 1/3 बचेगा, 3 एकम 3 और 3 से 2 घटा देंगे तो 1/3। और इधर क्या पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 21, तो 21 का गुणा 2 बार, तो 21 गुणे 21, 7 तियो 21 पूरा पूरा कैंसिल। अब 22 का गुणा 21 में करना, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, तो ये 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है दीर्घ का फार्मूला और ये हमारा किसका है, लघु का फार्मूला। अगर हम दीर्घ में लघु माइनस करेंगे तो यही तो पूछा है, संगत लघु व दीर्घ त्रिज्य खंडों में अंतर। तो ध्यान रखना, लघु में से हम दीर्घ वो दीर्घ में से हम लघु वाला माइनस करेंगे, ठीक है, अंतर निकालने के लिए। तो ये आपका आंसर हो गया आपका 462 सेंटीमीटर का। इसी के साथ साथ ये 1-2 क्वेश्चन और इसमें दिए गए हैं, वो आपके नॉलेज के लिए इसमें अंतर पूछा गया है, वो अंतर आप फाइंड कर लेना।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। ये इसमें दिया गया है देखिए एक छतरी में 8 ताने हैं। 18वां क्वेश्चन है, एक छतरी है इस टाइप की, जैसे छतरी होती है इसमें 8 उसमें ताने हैं, ये 8 ताने हैं और इस टाइप से इस छतरी को इंडिकेट किया गया है। 8 ताने हैं, ये 8 ताने, इस छतरी बन गई। जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, त्रिज्या 45 सेंटीमीटर, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताइए। इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्र, इसका मतलब ये क्षेत्रफल निकलवाया गया। इस क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कितना है, और दोनों 45 सेंटीमीटर, ये भी 45 की है, यानी दोनों की त्रिज्या 45 सेंटीमीटर मान ली है। 8 ताने हैं भाई, पूरे 8 तानों में, 8 तानों में कुल 8 तानों में कुल अंश कितना होगा? 360 अंश होगा कुल 8 तानों में। तो एक यानी 2 तानों के बीच में कितना रह जाएगा? इसमें कितने हैं, देखो देखो पहले 8 ताने हैं, इसमें एरिया कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो 8 तानों के बीच में कुल कितना अंश आया? 360। और एक तान के बीच में कितना पड़ेगा, यानी 360 बटे 8, कैंसिल करो, 8 चौकू 32, 8 पंच यानी 45 अंश पड़ेगा। यानी एक के हिस्से में कितना बनेगा? 8 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हैं। तानों को छोड़कर भाग लिख दो, 8 भागों में कुल अंश 360, तो एक भाग में कितना पड़ेगा? 45 अंश। तो एक भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना, तो एक भाग का ये 45 अंश है, तो ये तो हमारा त्रिज्यखंड है। फिर तो आप कहोगे सर ये तो त्रिज्यखंड है पूरा, तो लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच घिरा क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी 45 अंश है, बटे 360 गुणे पाई, आर की वैल्यू है 45, कर देंगे स्क्वायर। अगर हम 9 से इसे काटेंगे, 9 पना 45, 9 चौक 36 यानी 40, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पे बचा आपका 1/8 पाई, और 45 का अगर वर्ग करेंगे तो आ जाएगा आपका 20-25। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो 55-25 और 5 चौको 20, 20-25, तो ये आ जाएगा आपका 20-25 बटे 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो। अब ध्यान रखना 8 ताने हैं, तो 8 तानों में भाग गैप कितने हो गए? 8 गैप हो गए। 8 गैप 360 अंश को भरते हैं, तो एक गैप कितने अंश को? 45 अंश को। अब 2 क्रमागत तानों के बीच का घिरा क्षेत्र निकालना है, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। इतना आप नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेरा परिपथ ये था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपका जो पॉइंट होता है वो एक त्रिज्यखंड होता है, एक वृत्तखंड होता है, और एक चाप की लंबाई होती है। तो हमारे ये तीनों पॉइंट हमें क्लियर करवाना था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे,
और उसके बाद चाप की लंबाई किस फार्मूले से निकालेंगे। यही 3 पॉइंट आपको तैयार करने हैं। इन्हीं 3 पॉइंट से आपका 6 नंबर, 5 से 6 नंबर का आपका आ जाएगा और ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके सिलेबस से सब चीज़ें हटा दी गई हैं, तो उसमें आप टेंशन ना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, बाकी ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लगा सकते हो। जिसको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप पूछना हमसे, तो हम वो बताने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका एक मेज पोस है जिसमें इस टाइप का फिगर बना हुआ है, समान डिजाइन है उसमें। एक मिनट, ये है सेम डिजाइन, यहाँ पे केंद्र है। आपको क्या करना है, इस डिजाइन का 6 डिजाइन है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है आपको। और एक बात ध्यान रखना, 6 समान डिजाइन बने हुए, समान डिजाइन है, आकृति में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है, यानी आर यहाँ से लेकर, जैसे मान लो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, इसका इतने का, तो ये यहाँ से लेकर आ रहा है, ये कितनी है 28 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर ये भी आ रहा है, ये भी कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो आप ये कह सकते हो सर ये जो आप कवर एरिया है पूरा अगर निकालते तो त्रिज्यखंड होता है, ये आप जो निकालेंगे वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। इसके बाद हम देखते हैं सेंटीमीटर, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसकी लागत आप तभी निकाल पाओगे जब इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। आप पहले 1 का निकाल लेंगे, उसके बाद में 6 का गुणा कर देंगे, 6 का निकल आएगा। अब आप ध्यान दो कि ये कोण कितना होगा, आकृति कितनी बनी है 1 2 3 4 5 6, तो ये भाग आपका 6 में डिवाइड हुआ है, तो एक भाग का क्षेत्रफल नहीं, भाग जैसे मतलब 6, एक भाग है हमारा ये, एक ये 6 भाग हैं, 6 भाग कितना अंश कवर करते हैं, 6 भाग 6 भाग का कुल अंश 360, 6 भाग द्वारा कुल अंश कितना है 360, तो एक भाग कितना अंश हो जाएगा, एक भाग का कितना अंश हो जाएगा 6 6 छत्ते यानी 60, ये तो 60 हो जाएगा, 60 अंश। अब आप कहोगे सर ये दोनों भी भुजाएं बराबर हैं, इसके सामने का भी कोण बराबर होंगे, तो ये भी 60 60 के हो जाएंगे, तो ये भी 60 60 अंश के हो जाएंगे, तो ऊपर वाला हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अरे भाई ये 60 का है तो ये दोनों का योग 120 होगा, 120 योग होगा, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो 60 60 का करना पड़ेगा हमें, तो 60 60 का अगर करना पड़ेगा तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का एकदम फार्मूला आता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो हम इस मेज डिजाइन का, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो इसका मतलब है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले तो त्रिज्यखंड निकालो, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ AOV। थीटा हमारा 60 है बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ AOV यानी √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है इसकी 28, 28 का कर दो स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो इसे। क्या पाई की वैल्यू इसमें दी गई है, पाई की वैल्यू इसमें नहीं दी गई, तो 22/7 लीजिए, √3 की वैल्यू है 1.7, चाहो तो 0 से 0 1/6
और ये हो जाएगा आपका 22/7। आर है हमारा कितना 28, 28 दो बार लिख दो इसे, और √3 की वैल्यू 1.7 और बाई 4 28, 28 4 7 28 4 7 28। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 7 चौक 28, कितना कॉमन मिल जाएगा, 28 तो कॉमन आ ही जाएगा हमारा, और उसके बाद में कैंसिल कर लेंगे। तो इसमें से 28, इसमें से 28 कॉमन, चाहो तो इसे अगर कैंसिल ना करते तो और भी कॉमन मिल जाता। चलो 28 कॉमन ले लो, बचेगा यहाँ पे, कैंसिल कर दो इसे पहले। 2 3 6, 2 दूनी 4, तो इधर बचेगा 22 दूनी 44, 44/3 माइनस इधर 17 का गुणा 7 में कर दो, 119, इसका 11.9। एक बार और देख लेते हैं, कोई तो मिस्टेक तो नहीं है। 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 नीचे, 22 दूनी 44, 28 तो बाहर आ गया, 28 इसका भी बाहर आ गया, 17 7 119। ठीक है, इधर लासा आ जाएगा 3 44 माइनस इस 3 का गुणा करेंगे, 3 27, और 3 एकम 3 2 5, और 3 एकम 3 35.7। इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 28 गुणे यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 लगा लेते हैं यहाँ पे। तो 10 से अगर 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ से 3 बचा, 3 यानी 13, 13 से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे बचा कितना, तो ये आ जाएगा आपका 8.3 और अपॉन में आपका 3। एक बार और 35, ठीक है। अब ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल है, तो तुम्हारे पास कितनी डिजाइन है, 6, तो इसका मतलब है कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 6 गुणे 6 डिजाइन है तो 6 का गुणा कर दो, 6 गुणे 28 गुणे 8.3/3, 3 दूनी 6। ठीक है, और हो जाएगा 28 दूनी 56, 56 गुणे 8.3, ये आ गया हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे ये कहा गया है कि लागत ज्ञात करनी है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत है 0.35 रुपए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत। और आपके पास कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत इतनी दी है, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, तो 0.35 गुणे 56 गुणे 8.3, इन सभी का गुणा कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा हमने एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लिया है। इसमें कितने डिजाइन, 6 डिजाइन, हमने इसका 6 का गुणा कर दिया, कुल क्षेत्रफल निकल आया इतने। क्वेश्चन कह रहा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत इतनी है, तो कुल लागत कितनी होगी, इतनी हो जाएगी। तो ये आपका उद्देश्य ये था आपको, और मेरा उद्देश्य यही था कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि चाप की लंबाई, एक तो आपको चाप की लंबाई हमें तैयार करवानी थी, और तो बाकी सिलेबस में नहीं है आपके। दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके बाद तीसरा आपका पॉइंट रहेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब वो लघु और दीर्घ की बात आ रही है, तो पहले त्रिज्यखंड लघु का निकाल लेंगे और पूरे में से लघु को माइनस कर देंगे, वो दीर्घ का हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये 3 पॉइंट हैं, और इनमें 2-2 पॉइंट हैं आपके। एक तो लघु है, लघु का तो बहुत आसान है, और दीर्घ का निकालेंगे तो πr² से लघु माइनस कर दो, πr² से लघु का क्षेत्रफल माइनस कर दो, दीर्घ का निकल आएगा। ऐसे ही वृत्तखंड, इसमें वृत्तखंड में एक लघु है और दीर्घ का कैसे निकालेंगे, इससे πr² से और दीर्घ वो लघु वाला माइनस कर दो,
पाई आर स्क्वायर से लघु वाला वृत्तखंड माइनस कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो 3 पॉइंट हमारा परफेक्ट ये था इस मैराथन में, 3 पॉइंट को आपको क्लियर कराना। तो आप लोग क्या करो, इसे रिवाइज करो, क्वेश्चन को जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लीव करवाए हैं वो आपको लगाने हैं, और नहीं लगते हैं वो कमेंट उसमें कमेंट बॉक्स में उसे देना, तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।